ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिरीन और आप देख रहे हैं रणनीति। आज दो सबसे बड़े न्यूज मेकर हैं, बुआ भतीजा और भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा। सबसे पहले आज हम बात करेंगे मायावती की, जिन्होंने अपने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी से ही बाहर कर दिया है। आखिर वो क्यों अपने भतीजे से बेहद खफा हैं, बताएंगे पूरी खबर। इसके बाद शाम 6:30 बजे आपको बताएंगे आखिर क्यों रोहित शर्मा को लेकर सियासी गलियारों में संग्राम छिड़ गया है। सवाल है कि क्या खेल के मैदान में मोटापा देखा जाएगा या फिर चैंपियंस को जीतते हुए देखा जाएगा। इन दोनों खबरों पर विस्तार से बात होगी, लेकिन सबसे पहले आज की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। मायावती का बहुत बड़ा फैसला, आकाश आनंद बीएसपी से बाहर किए गए। आकाश की सोशल मीडिया पोस्ट से नाराज थी मायावती। ससुर अशोक सिद्धार्थ के प्रभाव में थे आकाश, मायावती ने यह कहते हुए बाहर निकाला है। आकाश ने अपनी गलती का पश्चाताप नहीं किया। तो बड़ी खबर इस वक्त की, आकाश आनंद को पहले उनके सभी पदों से हटाया गया और आज उन पर यह बहुत बड़ा फैसला मायावती का, उन्हें पार्टी से बाहर निकाल दिया गया है। आकाश आनंद अब बीएसपी से बाहर कर दिए गए हैं। आकाश आनंद ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया था और उसी पोस्ट से मायावती नाराज थी। ससुर अशोक सिद्धार्थ के प्रभाव में आकाश को बताया है मायावती ने, और इसी को एक बड़ा फैसला इसी के तहत उन्होंने लिया। आकाश आनंद, जिन्हें पहले उन्हें सभी पदों से मुक्त किया गया था, सभी पदों से हटाया गया था और उसके बाद अब पार्टी से भी बाहर का रास्ता आकाश आनंद को दिखा दिया गया। इस खबर पर बातचीत करने के लिए सीधे रुख कर लेते हैं, हमारे साथ विशाल पांडे जुड़ गए। विशाल, पहले सभी जिम्मेदारी से मुक्त किया गया, पदों से हटाया और अब तो सीधे पार्टी से बाहर कर दिया गया आकाश आनंद को। बिल्कुल, देखिए, मायावती इस वक्त अपने भतीजे आकाश आनंद और उनके ससुर अशोक सिद्धार्थ से बहुत ज्यादा नाराज दिखाई दे रही हैं और इसीलिए कल आकाश आनंद को पार्टी के सभी पदों से हटाने का ऐलान किया था। और आज जब आकाश आनंद ने मायावती के उस फैसले पर एक्स पर पोस्ट कर अपनी प्रतिक्रिया दी थी, कहा था कि संघर्ष जारी रहेगा, उसके बाद मायावती और ज्यादा नाराज हुई और नाराजगी का आलम यहां तक पहुंच गया कि आकाश आनंद को बसपा से बाहर निकाल दिया। ये वही आकाश आनंद हैं जिनके लिए ऐसा माना जाता रहा कि मायावती के बाद बसपा की कमान आने वाले समय में ये संभाल सकते हैं, लेकिन आकाश आनंद के पूरे पॉलिटिकल करियर पर मायावती ने खुद से पूर्ण विराम लगा दिया है कि बसपा में उनका करियर अब नहीं रहने वाला है। और इसके लिए मायावती ने आकाश आनंद की शादी का भी जिक्र किया, आकाश आनंद के ससुर अशोक सिद्धार्थ का भी जिक्र किया, जिन्हें इससे पहले बसपा से बाहर निकाला था। और एक जमाने में अशोक सिद्धार्थ बहुत मजबूत नेता बसपा के हुआ करते थे, लेकिन आकाश आनंद जिस तरह से सोशल मीडिया पर एक्टिव थे, मीडिया में बयानबाजी किया करते थे और उनके जो मैनेजर्स थे, जो सोशल मीडिया हैंडल करते थे, उनके रवैये से मायावती काफी नाराज रहा करती थी। समय समय पर मायावती की तरफ से आकाश आनंद को चेतावनी दी जा रही थी कि वो सोशल मीडिया से थोड़ा दूरी बनाकर रखे, अपने बयानों में संयम बरतें, लेकिन आकाश आनंद की तरफ से ऐसा नहीं किया गया, जिससे मायावती काफी नाराज हुई और अब उनको बसपा से ही बाहर का रास्ता दिखा दिया है। शुक्रिया फिलहाल विशाल इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये बड़ा फैसला, मायावती ने आकाश आनंद को आज पार्टी से ही बाहर निकाल दिया है। देखिए, सोशल मीडिया पर पोस्ट करने की वजह से मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी से निकाला। कल मायावती ने आकाश आनंद को पार्टी के सभी महत्वपूर्ण पदों से मुक्त कर दिया था, जिसके बाद आकाश आनंद सोशल मीडिया पर अपनी भावनाओं का उन्होंने जिक्र किया, एक पोस्ट शेयर की थी, जिससे नाराज होकर मायावती ने उन्हें पार्टी से ही बाहर कर दिया है। मायावती भतीजे आकाश आनंद के सोशल मीडिया पोस्ट से नाराज थी, इसलिए पार्टी से आकाश आनंद को निकाल दिया है। मायावती ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। मायावती ने अपनी पोस्ट में लिखा है, पश्चाताप करके परिपक्वता दिखानी थी, लेकिन इसके विपरीत श्री अशोक ने जो लंबी चौड़ी प्रतिक्रिया दी है वह उसके पछतावे व राजनीतिक मैच्योरिटी का नहीं, बल्कि उसके ससुर के ही प्रभाव वाला ज्यादातर स्वार्थी, अहंकारी व गैर मिशनरी है, जिससे बचने की सलाह मैं पार्टी के ऐसे सभी लोगों को देने के साथ दंडित भी करती हूँ। आकाश आनंद को उनके ससुर की तरह पार्टी व मूवमेंट के हित में पार्टी से निष्कासित किया जाता है। पार्टी से निकाले जाने से पहले आकाश आनंद ने पद से हटाए जाने पर पहली बार प्रतिक्रिया दी थी। आकाश आनंद ने एक्स पर अपने पोस्ट में लिखा था, मैं मायावती जी का कैडर हूँ, उनके नेतृत्व में मैंने त्याग, निष्ठा, समर्पण के सबक सीखे। उनका हर फैसला मेरे लिए पत्थर की लकीर है। मैं उनके हर फैसले का सम्मान करता हूँ। पार्टी के सभी पदों से मुक्त करने का फैसला मेरे लिए भावनात्मक है, लेकिन साथ ही अब एक बड़ी चुनौती भी है। परीक्षा कठिन है और लड़ाई लंबी है। ऐसे कठिन समय में धैर्य और संकल्प ही सच्चे साथी होते हैं।
मैं पार्टी और मिशन के लिए पूरी निष्ठा से काम करता रहूंगा। इस पर विपक्ष ने भी अपनी प्रतिक्रियाएं दी थी। वो बात याद आती है, इसमें बाबा साहब ने कहा था कि रानी के पेट से राजा जन्म नहीं लेगा। बहन जी का अपना निर्णय है और वो अपनी पार्टी की मालिक है। बसपा की आंतरिक समस्या है, भाजपा की समस्या नहीं है, उत्तर प्रदेश की समस्या नहीं है, देश की समस्या है। तो मुझे लगता है कि ये बसपा पूरी तरीके से पारिवारिक अपनी समस्या में उलझ गई है। आम जनता जो आज पिस रही है महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार से, उससे इनका मतलब नहीं रह गया। सही मायने में इसका बेहतर उत्तर तो सुश्री बहन मायावती जी ही दे सकती हैं कि इसको कौन सी जिम्मेदारी देना चाहती हैं, किससे जिम्मेदारी वापस लेना चाहती हैं। इधर रोहतक के हिमानी नरवाल मर्डर केस के आरोपी सचिन को 3 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। वहीं हिमानी के परिवार वालों ने हिमानी का दाह संस्कार भी कर दिया है। आरोपी सचिन ने पुलिस पूछताछ में कई राज उगले। कांग्रेस नेता हिमानी नरवाल हत्याकांड मामले में जिस तरह से पुलिस ने खुलासे किए हैं वो काफी चौंकाने वाले हैं। फेसबुक से शुरू हुई दोस्ती इस कदर नफरत में बदल गई कि आरोपी सचिन ने हिमानी की बेरहमी से हत्या कर दी। एक्यूज्ड है वो गिरफ्तार कर लिया गया, जो कि 1.5 साल पहले से इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया आना जाना उसका इनके घर पे था। पुलिस के मुताबिक झज्जर का रहने वाला सचिन हिमानी के घर पर आता रहता था। आरोपी शादीशुदा है और उसके 2 बच्चे भी हैं। दोनों की मोबाइल और सोशल मीडिया के जरिए बातचीत होती रहती थी। पुलिस की माने तो 27 फरवरी की शाम पैसों के लेन देन पर दोनों के बीच बहस हुई और उसके बाद आरोपी ने केबल से गला घोंटकर हिमानी को मार दिया। पुलिस ने जो इनकी खुफिया रिपोर्ट थी या जो भी इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस से और दूसरे साधनों से इसको 36 घंटे के अंदर इस लड़के को गिरफ्तार भी कर लिया। सवाल यह है कि हिमानी आरोपी सचिन से पैसों की मांग क्यों कर रही थी। आरोपी के मुताबिक पहले से मर्डर करने की कोई प्लानिंग नहीं थी, लेकिन उस वक्त ऐसा क्या हुआ कि सचिन ने हिमानी की हत्या कर दी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक हिमानी और सचिन के बीच काफी हाथापाई भी हुई थी। हिमानी ने अपनी जान बचाने के लिए आरोपी सचिन को दांत से भी काटा। हिमानी ने अपने बचाव में सचिन को नाखूनों से भी नोचने की कोशिश की। पुलिस को सचिन के शरीर पर नाखूनों के निशान भी मिले हैं। पुलिस ने इस मामले को सुलझाने के लिए 8 टीमें बनाई थी, लेकिन इस मामले में टेक्निकल सबूत अहम साबित हुए। रोहतक पुलिस ने दिल्ली पुलिस को साथ लिया और सचिन को मुंडका इलाके से गिरफ्तार कर लिया। हिमानी हत्याकांड को लेकर पुलिस ने खुलासा तो कर दिया, लेकिन अभी भी कई ऐसे सवाल हैं जो कुछ और ही इशारा कर रहे हैं कि क्या हिमानी की हत्या महज पैसों को लेकर हुए विवाद में ही की गई है। परिवार वाले कह रहे हैं कि हो सकता है कि बात कुछ और हो। फिलहाल पुलिस अभी आरोपी के दावों को लेकर जांच पड़ताल में जुटी हुई है। हिमानी नरवाल मर्डर केस में पुलिस ने तो अपनी थ्योरी बता दी, लेकिन परिवार वालों के मुताबिक हिमानी उनसे कुछ भी नहीं छिपाती थी। हिमानी की मां ने एबीपी न्यूज से बातचीत में कहा कि हत्या वाले दिन हो सकता है कि आरोपी ने उसका फोन ले लिया हो। सिर्फ यही हो सकती है, वो दोस्त मान के चलती रही, अगले के दिमाग में गोबर चलता रहा और उसने मेरी बेटी के साथ क्या किया, क्या करना चाहा और उसका मेरी बेटी ने ऑब्जेक्शन उठाया और उसके खिलाफ हाथापाई में उसने ये कांड कर दिया और अब वो अपनी गलती छुपाने के लिए वो कुछ भी करेगा। हिमानी के रिश्तेदारों की माने तो आरोपी सचिन से हिमानी की पहचान राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में हुई थी। हिमानी सचिन के साथ यात्रा के दौरान कई जगहों पर गई थी। राहुल की यात्रा में ये गए हुए थे, उस टाइम पे फोटो वगैरह खींचने के लिए कि इसको वो किया गया था भारत जोड़ो यात्रा में। हाँ जी। तो हिमानी अपने साथ ले गई। हाँ जी। तो सचिन भी क्या कांग्रेस पार्टी का एक कार्यकर्ता है, तब मुलाकात हुई? नहीं, इस चीज का नहीं पता। कांग्रेस का कुछ है या नहीं है ये नहीं पता। वहीं रोहतक में हिमानी के घर के बाहर गली में लगा सीसीटीवी कैमरा आरोपी तक पहुंचने में काफी अहम साबित हुआ। ये जो सीसीटीवी कैमरा जो है वो इस गली के आखिर पर इस घर में जो है वो लगा हुआ है। इस कैमरे में जो आरोपी है उसकी तस्वीर जो है वो कैद हो जाती है, जिसमें साफ तौर से आरोपी को देखा जा सकता है कि आरोपी जो है वो एक जो सूटकेस है वो लेकर के जा रहा है। और फिलहाल पुलिस ने भले ही हिमानी हत्याकांड में खुलासा कर दिया हो, लेकिन अभी भी कई सवालों के जवाब मिलने बाकी है। आज बिहार विधानसभा में बजट पेश हुआ। बजट पेश होने से पहले बिहार विधानसभा के बाहर और अंदर जमकर हंगामा भी हुआ।
बिहार सरकार के मंत्री और महागठबंधन के विधायक एक दूसरे पर जमकर आरोप लगाते रहे। वेल में पहुंचकर नारेबाजी भी की गई। आखिर बवाल किस पर हुआ है, सवाल यही है। रिपोर्ट देखिए। बिहार विधानसभा में बजट पेश होने की दो तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की है, जिन्होंने बजट पेश करने से पहले पूजा अर्चना की। पूजा करते वक्त उनके हाथ में बजट की कॉपी देख सकते हैं। दूसरी तस्वीर सदन के बाहर की है। अपनी मांगों को लेकर विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। काफी देर तक सदन के बाहर हाथ में तख्तियां लेकर विपक्ष नारेबाजी करता रहा। वृद्ध पेंशन और विधवा पेंशन को बढ़ाने की मांग कर रहे थे। जमुई में घटना हुई थी, लोग कह रहे हैं कि वहाँ हिंसा भड़की, इसमें भाजपा के लोग शामिल हैं, आरोप लगा रहे हैं, तो कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि यहाँ पे उन्माद नहीं फैलाया जा सकता है। तो विभिन्न मुद्दों पर जो है सरकार की घेराबंदी जो है वो की जा रही है। हंगामा सिर्फ सदन के बाहर नहीं हुआ, बजट पेश होने से पहले सदन के अंदर भी पक्ष विपक्ष भिड़ गए। सदन के अंदर हंगामा गृह विभाग से जुड़े सवाल को लेकर हुआ। सवाल जवाब के जरिए आरजेडी के पूर्व मंत्री ललित यादव और जेडीयू के मंत्री विजेंद्र यादव के बीच तीखी बहस हुई। सही उत्तर आएगा तो बहुत लोग परेशान होंगे। ही नहीं है, बैठ जाइए। विभाग में लगातार साप्ताहिक मॉनिटरिंग हो रही है। आपको कोई इस तरह की बातें हैं तो लिख के दीजिए, उस पर कार्रवाई करेंगे। इसी मुद्दे को लेकर विपक्ष वेल में पहुंच गया और नारेबाजी करने लगा। कब्रिस्तान, घेराबंदी, मरम्मत के सवाल पर भी बवाल हुआ। कांग्रेस विधायक शकील अहमद और आरजेडी विधायक ललित यादव बिहार सरकार के मंत्री विजेंद्र यादव के जवाब से संतुष्ट नहीं दिखे। यही नहीं, विपक्ष ने स्पीकर पर सवाल पूछने के लिए समय नहीं देने के भी आरोप लगाए। और इसी हंगामे के बीच ललित यादव ने प्रोसीडिंग के कागज फाड़ दिए और हंगामा करते हुए महागठबंधन के विधायक सदन से वॉकआउट कर गए। बिहार सरकार ने इस टर्म का आखिरी बजट आज पेश कर दिया और इस बार भी नीतीश ने महिलाओं के लिए दिल खोलकर योजनाएं लाई। 2005 में जब सरकार में आए थे तो छात्राओं को साइकिल खरीदने के पैसे दिए और तब से हर बार महिलाओं के लिए कुछ न कुछ देते रहे हैं। इस बार भी उसी दाव को आजमाया है, जिसकी मदद से लगातार सत्ता में बने हुए हैं। बिहार में 8 महीने बाद विधानसभा चुनाव होने वाला है, इसलिए डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी पूरी तैयारी के साथ बजट की कॉपी लेकर सदन पहुंचे और पिछले साल से बड़े बजट का ऐलान कर दिया। 2024 में 2.78 लाख करोड़ का बजट था, तो इस बार यानी 2025 में 3.17 लाख करोड़ का बजट पेश किया। जो वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट आकार से 38,169 करोड़ रुपया अधिक है। सम्राट चौधरी ने बिहार के पूंजीगत ढांचे, आर्थिक क्षेत्र में सुधार की बात की, निजी निवेश को प्रोत्साहित करने पर जोर दिया, नीतीश कुमार और पीएम मोदी की तारीफ की। हमारे लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा दिए गए मंत्र सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास महत्वपूर्ण है। साथ ही आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का संकल्प न्याय के साथ विकास हमारे लिए प्रेरणादायक शक्ति कार्य करती है। इन सब बातों के बीच सम्राट चौधरी ने अगले वित्त वर्ष में होने वाले कार्यों के लिए बजट की चर्चा शुरू की, तो उसमें सबसे ज्यादा महिलाओं से जुड़ी योजनाएं थी। कन्या विवाह मंडप की स्थापना, गरीब लड़कियों की शादी, पटना में महिलाओं के लिए जिम, शहरों में पिंक टॉयलेट, बड़े शहरों में महिला स्पेशल पिंक बस, पिंक बसों में ड्राइवर कंडक्टर भी महिलाएं होंगी, कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास। शहरों में स्थापित महिला स्थल, व्यापार स्थल, वेंडिंग जोन में महिलाओं के लिए स्थान को पूरी तरह कनाकित करने का काम राज्य सरकार करेगी। सम्राट चौधरी ने दलित और आदिवासी छात्रों को भी तोहफा दिया। मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति छात्रावास अनुदान योजना, छात्रावास अनुदान की वर्तमान दर 1,000 रुपया प्रति माह को दुगना करते हुए 2,000 रुपया देने का काम सरकार करेगी। इसके अलावा बिहार के सभी प्रखंडों में आउटडोर स्टेडियम, बेगूसराय में कैंसर हॉस्पिटल,
PPP मोड में मेडिकल कॉलेज, सभी जिलों में आधुनिक बस स्टैंड, साइबर अटैक से बचाने के लिए डेटा सेंटर और सब्जी उत्पादन समिति का गठन का भी ऐलान किया। इस बजट में सड़क, शहरों के विकास, सिंचाई, पर्यटन और खेल जैसे क्षेत्रों के लिए भी अच्छी खासी राशि आवंटित की गई है। पेंशन, ब्याज भुगतान एवं ऋण वापसी पर 1,60,696 करोड़ रुपया का व्यय अनुमानित है। बजट पढ़ने के बाद जब सम्राट चौधरी बैठने लगे तो बगल में मौजूद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पीठ थपथपाकर शाबाशी दी और दोनों हंसते मुस्कुराते बैठ गए। लेकिन नेता विपक्ष तेजस्वी यादव को इस बजट में कुछ खास नहीं दिखा। मौजूदा सरकार जो एनडीए की सरकार है नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, ये इन लोगों का आखिरी बजट है। अब ये लोग दोबारा सत्ता में आने वाले लोग नहीं हैं। ये इन्फ्लेटेड बजट है, बढ़ा चढ़ा करके अगर बोलना ही था तो 3 लाख का, ये लोग 5 लाख बोल देते हैं। अब चुनाव से ठीक पहले महिलाओं के लिए बड़े ऐलान किए गए हैं। पटना में महिला हाट की स्थापना की जाएगी। इधर शहरों के व्यापार स्थल में महिलाओं को जगह दी जाएगी। परिवहन निगम में 33% आरक्षण की व्यवस्था होगी। बस ड्राइवर, कंडक्टर, इको मेंटेनेंस स्टाफ में 33% महिलाएं होंगी। पटना शहर में जिम खोला जाएगा। कामकाजी महिलाओं को हॉस्टल की सुविधा भी दी जाएगी। शहर में पिंक टॉयलेट, पिंक बस की सुविधा होगी। ये तमाम महिलाओं के लिए इस बजट में उसका जिक्र किया गया है और इसी को लेकर इसे एक चुनावी बजट भी कहा जा रहा है। बहरहाल अब आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं एक बड़ी खबर की। दिल्ली विधानसभा में सीएम रेखा गुप्ता ने एक बड़ा बयान दिया है। आतिशी को फंसाकर केजरीवाल छिप गए। रेखा गुप्ता का ये बड़ा बयान, उन्होंने कहा कि मुझे तो आतिशी को लेकर चिंता है। आतिशी के साथ स्वाति मालीवाल जैसी घटना ना हो जाए। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का ये बड़ा बयान ये कहते हुए कि आतिशी को फंसाकर केजरीवाल छिप गए हैं। आज केजरीवाल जी आपको यहाँ फंसा के न जाने कौन से बिल में घुस गए हैं। जब वो स्वाति मालीवाल को अपने घर में बुला करके उसके साथ दुर्व्यवहार कर सकते हैं, तो आतिशी जी आप भी कोई दूर नहीं है। कल को आपके लिए भी कोई घटना दुर्घटना ना हो, इस बात की मुझे चिंता है। जब स्वाति मालीवाल के साथ कुछ हो सकता है, उसको घर में बुला के राज्यसभा सांसद को, आतिशी जी आप हमारी बहन हैं, मुझे चिंता है आपकी, आपको ध्यान रखना चाहिए। और अब बात सियासत की बेड़ियों। अमेरिका से अवैध प्रवासी जब भारत लाए गए तो उनके हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ियां थी। देश भर में इस पर खूब सियासत हुई। हम आपको 3 तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर आज की है। एनसीपी शरद पवार गुट के नेता जितेंद्र आव्हाड महाराष्ट्र बजट सत्र शुरू होने से पहले हाथों में हथकड़ी लगाकर विधान भवन के बाहर नजर आए। दूसरी तस्वीर बिहार विधानसभा बजट सत्र के पहले दिन की है, जब वामपंथी विधायकों ने हाथ में हथकड़ी लगाकर सदन के बाहर प्रदर्शन किया। तीसरी तस्वीर यूपी विधानसभा के बजट सत्र शुरू होने के पहले दिन की है, जब समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान अमेरिका से भारतीयों को हथकड़ियों में जकड़कर वापस भेजे जाने के विरोध में खुद बेड़ियां पहनकर उत्तर प्रदेश विधान भवन पहुंचे। ये सियासी हथकड़ी है। कैमरे के सामने पूरे तामझाम के साथ एनसीपी शरद पवार गुट के नेता जितेंद्र आव्हाड महाराष्ट्र विधानसभा के बजट सत्र शुरू होने से पहले हाथों में हथकड़ी पहनकर पहुंचे। दोनों हाथ ऊपर किए हुए मीडिया को दिखा रहे हैं। जितेंद्र आव्हाड हथकड़ी पहनने के बहाने केंद्र सरकार पर निशाना साध रहे हैं। अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के ऊपर जो अन्याय हो रहा है, जो दबोचा जा रहा है, उसके खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी। हमने आवाज उठाई है। अमेरिका में जो भारतीयों को दबाया जा रहा है, जिस तरीके से उनके ऊपर अन्याय और अत्याचार हो रहे हैं, जिस तरीके से भारतीयों को लाया गया, हाथों में बेड़ियाँ, पैरों में बेड़ियाँ, इस तरीके से तो दुनिया के सबसे बड़े क्रिमिनल को भी नहीं लाया जाता। जितेंद्र आव्हाड सियासी हथकड़ी के जरिए एक तीर से 2 निशाना साध रहे हैं। पहले वो हथकड़ी पहने नजर आए तो बाद में उसे उतारा और सीएम देवेंद्र फडणवीस से हाथ भी मिलाया। कहते हैं सियासत में कुछ भी असंभव नहीं होता। पहले केंद्र सरकार पर निशाना साधा तो लगे हाथों सरपंच संतोष देशमुख हत्याकांड में मंत्री धनंजय मुंडे के करीबी वाल्मीकि कराड की गिरफ्तारी को लेकर महाराष्ट्र सरकार पर भी निशाना साध दिया। उनको तो डालेंगे नहीं, कहाँ डाले?
माणिकराव कोकाटे को डालना चाहिए था, धनंजय मुंडे को डालना चाहिए था, कहाँ डालने वाले। दरअसल महाराष्ट्र में विपक्ष महिला सुरक्षा मंत्री धनंजय मुंडे के इस्तीफे और कथित भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आक्रामक है। जाहिर है विपक्ष को इसी बहाने इन मुद्दों पर अपनी सियासत चमकाने का मौका मिल गया है। अब आपको लेकर चलते हैं गिर नेशनल पार्क, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह सुबह ही जंगल की सफारी के लिए निकल पड़े। आज का दिन क्यों खास है, ये पूरी खबर देखिए। अंधेरा छटते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाथ में कैमरा लिए गिर नेशनल पार्क में जंगल की सफारी के लिए निकल पड़े। 3 मार्च को वन्यजीव दिवस के मौके पर जूनागढ़ में आज पीएम मोदी ने सफारी का लुत्फ उठाया और यहां मौजूद शेरों को अपने कैमरे में कैद किया। आपको बता दें कि ये एशियाई शेर हैं और ये सिर्फ गुजरात में ही रहते हैं। जीप में सवार पीएम मोदी लगातार आगे बढ़ रहे हैं। कभी दूरबीन से जंगल में दूर तक वो यहाँ की एक एक एडवेंचर को देख रहे हैं, तो कभी बीच बीच में रुककर तरह तरह के जानवरों को देख रहे हैं। दरअसल पीएम मोदी विश्व वन्यजीव दिवस पर गुजरात के गिर वन्यजीव अभयारण्य में जंगल सफारी का आनंद ले रहे थे। इस दौरान उन्होंने एशियाई शेरों को बेहद करीब से देखा। आपको बता दें कि पीएम मोदी को फोटोग्राफी का बेहद शौक है और सफारी के दौरान उन्होंने यहां अपने कैमरे में जमकर तस्वीरें भी उतारी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की जीप में सवार पीएम मोदी के साथ वन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। पीएम मोदी ने वन्य अधिकारियों के साथ भी अहम बैठक की है। आपको बता दें कि यहाँ प्रोजेक्ट लॉयन भी चलाया जा रहा है। खेल बड़ा या मोटापा, क्योंकि भारत में क्रिकेट को धर्म और क्रिकेटर्स को रोल मॉडल माना जाता है, लेकिन टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा को मोटा कहने पर बवाल मचा हुआ है। कांग्रेस की एक प्रवक्ता है शमा मोहम्मद, जिन्होंने रोहित के मोटापे पर सवाल उठाए तो सियासी घमासान मच गया। रोहित सफल कप्तान, मोटापे पर घमासान। उसने बड़े शख्सियत के बारे में आपने ऐसे इतना लूजली कमेंट करना तो मुझे लगता है कि शर्मनाक बात है। फिटनेस का पैमाना कितना सही, मोटा कहना बॉडी शेमिंग नहीं। क्रिकेटर के हिसाब से अगर उसको देखा जाए तो उसके जैसा नेचुरल क्रिकेटर ही नहीं भारत में। चैंपियन पर सवाल, सेमीफाइनल से पहले बवाल। रोहित शर्मा एक बेहतरीन हमारे खिलाड़ी हैं और उन्होंने हम हमेशा भारत की जो है वो आन बान शान को आगे बढ़ाया है। रिकॉर्डधारी कप्तान, अपने ही देश में अपमान। रोहित शर्मा कहीं से अनफिट लगते कहाँ, इतनी जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे हैं, फील्डिंग कर रहे हैं, डाइविंग कर रहे हैं, 50 ओवर फील्डिंग करते हैं, कैप्टनसी करते हैं। बीसीसीआई बनी रोहित की ढाल, मोटापे पर सियासत लाल। कि चैंपियंस ट्रॉफी की सेमीफाइनल में टीम इंडिया की टक्कर ऑस्ट्रेलिया से। कप्तान और खिलाड़ी दोनों के लिहाज से कल का मुकाबला रोहित शर्मा के लिए बड़ा है। ऐसे में इतने बड़े मैच से पहले कप्तान रोहित शर्मा को मोटा कहना कितना सही, क्योंकि शमा मोहम्मद ने जो बात रोहित शर्मा को लेकर कही, चौतरफा उस पर सियासत भड़की हुई है और कांग्रेस बुरी तरह से घिर गई है। दो 2023 में वर्ल्ड कप का फाइनल, 2024 में T20 वर्ल्ड कप विजेता और अब 2025 में टीम इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी से 2 कदम दूर खड़ी है। ये रोहित शर्मा की कप्तानी का कमाल नहीं तो क्या है। रोहित शर्मा ने आईसीसी के हर फॉर्मेट में अपनी कुशल रणनीति और धारदार कप्तानी का परिचय दिया, लेकिन पॉलिटिकल कॉरिडोर में उनकी सफल कप्तानी से ज्यादा उनके मोटापे की चर्चा है। कांग्रेस प्रवक्ता शमा मोहम्मद ने रोहित के मोटापे को लेकर तंज किया तो सियासी बवाल मच गया।
शमा मोहम्मद ने एक्स पर लिखा कि रोहित एक खिलाड़ी के रूप में मोटे हैं, उन्हें वजन कम करने की जरूरत है। बेशक भारत के सबसे बेअसर कप्तान हैं। कांग्रेस प्रवक्ता शमा मोहम्मद की इस टिप्पणी पर रोहित की फिटनेस को लेकर बहस छिड़ी है। बीजेपी और उनके सहयोगियों ने कांग्रेस पर बाउंसर फेक हमलों की झड़ी लगा दी है। बहुत घटिया किस्म का बयान है कांग्रेस की तरफ से। उनके ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन, नेशनल स्पोक्स पर्सन शमा जो बता रहे हैं, जिन्होंने दिया है, मैं इस बयान की कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। जो दुनिया में हमारी अच्छी टीम मानी जाती है, जो बेहतर टीम दुनिया में मानी जाती है, इंडियन टीम, उसके कैप्टन के ऊपर हमला करते हुए इस तरह की उनके प्रति अपशब्द बोलने, इसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। आप जो है वो आपको ABCD मालूम नहीं, खेल के बारे में जानकारी नहीं, और आप बहुत बड़े खेल के 30 मार्का बनना चाहते हैं, तो इससे ज़्यादा बेवकूफ़ी हो नहीं सकती, इससे ज़्यादा बकवास बहादुरी हो नहीं सकती। खुद अपने दिमाग को फिट करें तो वो ठीक होगा। रोहित शर्मा एक बेहतरीन हमारे खिलाड़ी हैं और उन्होंने हम हमेशा भारत की जो है वो आन बान शान को आगे बढ़ाया है। कांग्रेस की प्रवक्ता को वक्तव्य देने से पहले श्री रोहित शर्मा द्वारा भारत के सम्मान में खड़े किए गए लंबे स्कोर को भी देखना चाहिए था, और यूं भी राजनीतिज्ञों को खेल के मामले में कम दखल देना चाहिए। पाकिस्तान को चारों कोनों चित्त करने के कारण पाकिस्तान समर्थित कांग्रेस आजकल बौखलाई हुई है। उसकी प्रवक्ता जिस प्रकार हमारी भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा पर टिप्पणी करती हैं, उससे तो कम से कम यही लगता है। शिवसेना उद्धव गुट भी रोहित के मोटापे को लेकर कांग्रेस को नसीहत देती नजर आई। I haven't seen the statement, but I have the greatest respect for every sports person. But it is a tough job to be coming from 1 billion people into the final team of 11, and our team that is playing right now, all the best to them. खुद कांग्रेस भी अपनी प्रवक्ता के इस बयान को डिफेंड नहीं कर पा रही है। मेरा पर्सनल मत और मेरे पार्टी का भी मत अगर पूछा जाए तो इस तरह से किसी को भी बॉडी शेमिंग करना, ये हम उसको मान्यता देंगे नहीं। दूसरी बात यह है कि इस तरह से हमारे जो देश के लिए जो खेलता है उसी खिलाड़ी के लिए इस तरह से बात करना, ये मेरे हिसाब से ठीक नहीं रहेगा। लेकिन वो पार्टी उनका जवाब पूछेगी उनको। क्रिकेटर के हिसाब से अगर उसको देखा जाए तो उसके जैसा नेचुरल क्रिकेटर ही नहीं भारत में। अपेक्षा कर रहे हैं कल के मैच में आप भी शर्मा विल बी द ग्रे, मैंने वही मैच जीता के देगा। लेकिन सवाल बड़ा है कि टीम इंडिया के एक सफल कप्तान को मोटा कहना क्या बॉडी शेमिंग नहीं? क्योंकि रोहित शर्मा को लेकर मोटापे वाला अटैक ऐसे वक्त में आया है जब टीम इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी से 2 कदम दूर खड़ी है। मंगलवार को सेमीफाइनल है जिसमें भारत की टक्कर 2023 की वर्ल्ड चैंपियन ऑस्ट्रेलिया से है। हालांकि रोहित को मोटा कहकर जब शमा मोहम्मद बुरी तरह घिरती हुई नजर आई तो उन्होंने वो ट्वीट हटा लिया जिसके जरिए रोहित पर मोटा वाला तंज किया था। ये मेरा व्यक्तिगत बयान है और एक किसी का सेहत के बारे में हम बोल सकते हैं। सेहत के बारे में मैंने बोला, उसमें क्या है? किसी का फिटनेस के बारे में, वो मैं फिट हूँ, मैं बस उसकी फिटनेस के बारे में बोला। क्रिकेट के खेल में एक खिलाड़ी की फिटनेस का अंदाजा उसके वजन से नहीं हो सकता, क्योंकि मौजूदा दौर में लंबे लंबे हिट लगाने वाले खिलाड़ियों में रोहित का नाम सबसे ऊपर है। उनके प्रशंसक हिटमैन कहकर बुलाते हैं और कई क्रिकेटर उन्हें अपना रोल मॉडल मानते हैं। देखिए, हर पीढ़ी के अपने सितारे हैं। किसी को सचिन पसंद है तो किसी को धोनी, किसी को विराट कोहली। लेकिन टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा की एक अपनी अलग फैन फॉलोइंग है। उनके प्रशंसक उन्हें हिटमैन कहते हैं। लेकिन बात सिर्फ रोहित की बल्लेबाजी की नहीं है, क्योंकि अब हम आपको जो रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं उसे देखकर उनके विरोधी भी कहने लगेंगे कि रोहित फिटनेस के मोर्चे पर किसी से कम नहीं है। एक क्रिकेटर के लिए फिटनेस का लेवल क्या होता है? ये या फिर ये? क्योंकि किसी को रोहित शर्मा मोटे लगते हैं तो किसी को ओवरवेट, लेकिन रोहित शर्मा की फिटनेस स्ट्रेंथ इस वीडियो में देखकर समझ सकते हैं। डेडलिफ्ट, फास्ट रनिंग, फ्लाइंग पुशअप, ऐसा क्या है जो रोहित शर्मा नहीं कर सकते? रोहित खूब पसीना बहाते हैं, तब जाकर क्रिकेट में लंबे लंबे छक्के लगाते हैं। बावजूद इसके लोग रोहित की फिटनेस पर सवाल उठाते हैं, लेकिन क्रिकेटर की मेहनत को उसका कोच और एक क्रिकेटर ही समझ सकता है। बहुत ही खराब टिप्पणी है, बिकॉज कि एक कप्तान के बारे में ऐसे बात करना बहुत ही खराब है। और हालांकि अभी हम लोग चैंपियंस ट्रॉफी खेल रहे हैं, कल हमने अच्छी तरह से मैच जीती। 17 साल से वो इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहा है, 5 बार IPL जीती उसकी कप्तानी के अंदर। तो इतना अच्छा परफॉर्म होने के बाद उसके मोटेपन के बारे में बात करना,
उचित नहीं ये बात, क्योंकि ये हमारे देश का भी अपमान है। ऐसे में कहूँगा रोहित शर्मा कहीं से अनफिट लगते कहाँ, इतनी जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे हैं, फील्डिंग कर रहे हैं, डाइविंग कर रहे हैं, 50 ओवर फील्डिंग करते हैं, कैप्टनसी करते हैं। मुंबई इंडियंस को उन्होंने IPL के खिताब जिता रखे हैं और भी उससे कैप्टनसी की है, कितने हमने टूर्नामेंट उनके कैप्टनसी के अंडर जीते हैं। तो बकवास कप्तान, ये चीज़ें, ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए और किसी को दूसरों में फिटनेस कमांड करने से पहले खुद फिटनेस के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अगर वो नहीं है तो भारत के कप्तान के लिए ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए। रोहित जब मैदान में उतरते हैं तो वो विरोधी टीम को अपनी बल्लेबाजी से खौफ से भर देते हैं। तो वो कैप्टन ने उस बंदे को ऐसी जगह पे लेके आए कि जहां पे उन्होंने एवरेज की कोशिश की कि ये 7 तक जाए एटलीस्ट, या 6 एन ओवर जो है ये एवरेज जाए, ताकि वो हैंडी हो जाएगा। जब वो आएगा उसको टारगेट करेंगे बड़े शॉट्स का, तो वो हमें विकेट्स दिलाएगा। बट कैप्टनसी वाज अ मेजर पार्ट इन इंडियाज विन। वैसे एक क्रिकेटर कितना फिट है इसका पता ग्राउंड में उसके प्रदर्शन से लगाया जाता है, ना कि इस बात से कि वो मोटा है या पतला। क्योंकि रोहित ने बतौर कप्तान क्रिकेट के हर फॉर्मेट में 140 मैच खेले हैं, जिसमें 101 मैच जीते हैं, 33 मैच हारे हैं। उनकी जीत का प्रतिशत 72.14% है। वनडे की बात करें तो रोहित ने 54 मैच में कप्तानी की है, जिसमें 40 जीते और सिर्फ 12 में हार मिली। टेस्ट मैच में रोहित ने 24 मैचों में कप्तानी की, जिसमें 22 में टीम इंडिया को जीत मिली। जीत का प्रतिशत 50% का है। T20 में रोहित की कप्तानी में टीम इंडिया 62 मैच खेली, जिसमें 49 मैच में जीत मिली। जीत का रिकॉर्ड 72.41% है। वो वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन है। वो अभी आपने वर्ल्ड कप फाइनल एक वो पहुंचाया उसने, अभी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में है। तो मतलब देखिए तो सही आप, और आपको पता ही नहीं है। और उनके वैसे तो मुझे लगता है कि ऐसी बातों को सीरियसली लेना नहीं चाहिए, क्योंकि उनको जब पता ही नहीं है कि उसकी मैच फिटनेस क्या चीज है, फिजिकल फिटनेस क्या चीज है, क्या चीज चाहिए होती है क्रिकेट में, और वो कैसा कैप्टन है। रोहित की कप्तानी में टीम इंडिया की जीत का रिकॉर्ड कोहली और धोनी की कप्तानी से भी ज्यादा अच्छा है। वनडे में रोहित की जीत का रिकॉर्ड 74.07% का है। वहीं कोहली का ट्रैक रिकॉर्ड 68.42% का है, जबकि धोनी की कप्तानी में जीत का प्रतिशत 55% है। जो लोग रोहित शर्मा को मोटे बोलते हैं, पहली बात तो उनको बोलने का कोई हक नहीं, क्योंकि वो उस जगह खेल नहीं गए हैं। रोहित शर्मा जितनी फिटनेस तो किसी के पास भी नहीं है जैसे इंटरनेशनल क्रिकेटर्स की है। फेवरेट प्लेयर है रोहित शर्मा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। और लोग तो बहुत कुछ बोलते ही है। वो बहुत अच्छे प्लेयर हैं, मैं उनका रोल मॉडल मानता हूं। एंड वो जब तक इंडिया के लिए रन्स कर रहे हैं उनको खेलना चाहिए। बाहरी के लोग जो कह रहे हैं उनको न्याय दान देते हुए वो अपने करियर पे फोकस करें एंड वो इंडिया के लिए और सारे वर्ल्ड कप एंड एशिया कप चैंपियंस ट्रॉफी जीताए। वनडे में सबसे हाई स्कोर का रिकॉर्ड रोहित शर्मा के नाम है। रोहित ने श्रीलंका के खिलाफ 264 रन बनाए थे। रोहित वनडे में 3 बार डबल सेंचुरी लगाने वाले दुनिया के इकलौते बल्लेबाज हैं। इतना ही नहीं, इंटरनेशनल क्रिकेट में 600 छक्कों के आंकड़ों को छूने वाले भी रोहित दुनिया के इकलौते बल्लेबाज हैं। वो 2007 T20 विजेता टीम के सदस्य रहे और 2013 में जब टीम इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी जीती तब भी रोहित टीम का हिस्सा थे। 2024 में रोहित की कप्तानी में टीम इंडिया दूसरा T20 वर्ल्ड कप जीती। 2023 में 50 ओवर के वर्ल्ड कप में टीम इंडिया रोहित की कप्तानी में फाइनल तक पहुंची। मतलब एकदम साफ है, रोहित की फिटनेस भले ही विराट कोहली जैसी ना हो, लेकिन बतौर क्रिकेटर वो किसी से पीछे नहीं है। इसे इस बात से समझ सकते हैं कि वनडे में शतक लगाने के मामले में उनका नंबर विराट और सचिन के बाद तीसरा है। रोहित ने हाल ही में वनडे मैच में 11,000 रन पूरे किए हैं। भारत में उनका नंबर सचिन, विराट और गांगुली के बाद चौथा है। रोहित 2007 से टीम इंडिया के लिए क्रिकेट खेल रहे हैं। उनका अंतर्राष्ट्रीय करियर 18 साल का है। अब सवाल ये है कि बिना फिट रहे कोई खिलाड़ी इतनी लंबी क्रिकेट कैसे खेल सकता है। फिलहाल पूरे देश की निगाहें रोहित के मोटापे से ज्यादा चैंपियंस ट्रॉफी पर है, जिसकी हैट्रिक से टीम इंडिया सिर्फ 2 कदम की दूरी पर है। देखिए, टीम इंडिया में किसी भी खिलाड़ी को क्रिकेट खेलने से पहले फिटनेस टेस्ट देना होता है। जब वो पास हो जाता है तभी टीम में जगह मिलती है। लेकिन क्रिकेट के इतिहास में कई ऐसे खिलाड़ी हुए हैं जो देखने में मोटे थे लेकिन उनके काम बहुत बड़े थे। आपको इन्हीं कुछ खिलाड़ियों के बारे में जानकारी देते हैं। देखिए, सबसे पहला जो नाम है वो है इंजमाम उल हक, पाकिस्तान के पूर्व कप्तान। इंजमाम को उनके फिटनेस को लेकर कई बार ट्रोल किया जाता था, लेकिन इंजमाम जब अपने बल्ले से रन बनाते थे तो उसका सबको जवाब मिल जाता था। अब आगे बढ़ते हुए अगला नाम है आजम खान, जो क्रिकेटर पाकिस्तान के ही हैं। देखिए, आजम खान की बात करें तो फिलहाल वो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम से बाहर चल रहे हैं, लेकिन अपने वजन को लेकर कई बार उन पर भी सवाल उठते रहे हैं, लेकिन वो भी अपनी परफॉर्मेंस से सभी को चुप करा देते हैं। रकीम कॉर्नवेल की बात करें तो क्रिकेटर हैं वेस्ट इंडीज के, जो अपने भारी भरकम वजन के लिए जाने जाते हैं, लेकिन मैदान में बहुत ही चुस्त तरीके से वो खेलते हुए नजर आते हैं।
अब अगला नाम अर्जुन रणतुंगा का, जो श्रीलंका के पूर्व कप्तान हैं, जिन्होंने 1996 में श्रीलंका को वर्ल्ड चैंपियन बनाया था। इस कतार में इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइक गैटिन भी आते हैं, उनका नाम भी शामिल है, जो देखने में भले मोटे हों लेकिन उन्होंने अपने खेल से सभी को चौंकाया है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर डेविड बून भी जब क्रिकेट मैदान में होते थे, जब खेलते थे, तब उनका वजन भी खूब ज्यादा हुआ करता था। मार्क ह्यूज पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर हैं और इनसे लेकर न्यूजीलैंड के जेसी राइडर तक और बरमूडा के लिए खेल चुके ड्वेन लीब्रॉक और अफगानिस्तान के पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद शहजाद, सभी ये खिलाड़ी वो हैं जो अपने वजन के लिए भी जाने जाते रहे हैं। इसलिए हम तो यही कहेंगे कि मोटापा नहीं, खेल देखो, क्योंकि जितने भी क्रिकेटर्स के नाम हमने आपको दिखाए हैं वो सब क्रिकेट के माहिर खिलाड़ी रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करेंगे। बात मथुरा की, जहां होली को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। एक हिंदूवादी संगठन ने मांग की है कि होली के किसी भी कार्यक्रम में मुस्लिमों को शामिल ना किया जाए। यही नहीं, व्यावसायिक गतिविधियों में भी एंट्री बैन करने की मांग उठाई है। इस पर यूपी से लेकर महाराष्ट्र तक राजनीति शुरू हो गई है। पहले फलहारी दिनेश शर्मा ने यूपी के मुख्यमंत्री के नाम खून से चिट्ठी लिखी और होली के त्योहार में मुसलमानों की एंट्री बैन कराने की मांग की है कि हमारे होली जैसे पवित्र त्योहार पर मुसलमानों के दुकानें नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि ये लोग हमारे होली के पवित्र जो रंग होते हैं उनमें जहर मिला सकते हैं। फलहारी दिनेश शर्मा के बाद मथुरा के धर्म रक्षा संघ ने भी इसी मांग को दोहराया है। प्रेम पूर्ण पर्व से सराबोर होने के लिए होली पर्व है, इससे इन अलगाववादियों को, जिहादियों को अलग रखा जाए। ब्रज क्षेत्र में हम मथुरा, वृंदावन, नंदगांव, बरसाना, गोकुल, दाऊजी सभी जगह होली के दौरान मुस्लिम समाज के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाएंगे। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने ऐसी मांगों को रंग में भंग डालने का प्रयास बताया है। समय समय पर जो है वो इस तरह के बयानबाजी दिखाई पड़ते हैं, हर तरफ से आती है, कोई ऐसा नहीं है कि कोई एक तरफ से दिखाई पड़ती है, एक और कहीं से आ जाएंगे, फिर कहीं और से आ जाएंगे। मुझे लगता है किसी भी रंग में किसी को भी भंग नहीं डालना चाहिए। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने इसके पीछे बीजेपी का हाथ बताया और हिंदूवादी नेता बनने के लिए शॉर्टकट तरीका। ये मथुरा का हिंदुओं के नाम पर बनाया गया छद्म संगठन, ये भी उसी शॉर्टकट का एक हिस्सा है जो मुसलमानों को होली से रोक कर, खास करके मथुरा के जो क्षेत्र हैं वहाँ पर मुसलमानों को होली से रोककर वो हिंदुओं का नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी उनसे जुड़े हुए संगठन का एकमात्र लक्ष्य है नफरत और बंटवारे की राजनीति करना। महाराष्ट्र में शरद पवार गुट के नेता जितेंद्र आह्वान ने कहा कि नफरत फैलाने की कोशिश की जा रही है। ये तो दिन भर दिन द्वेष बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हमको सिर्फ राजनीति करनी है, हमको देश की एकता की तरफ थोड़ी ध्यान देना है। देखिए, दिल्ली विधानसभा में आज भी खूब हंगामा हुआ। कई मौकों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष में भिड़न देखने को मिली और इस बीच सीएम रेखा गुप्ता ने कहा है कि कैग रिपोर्ट से आम आदमी पार्टी के काले चिट्ठे खुल रहे हैं। दिल्ली विधानसभा में सत्र के अंतिम दिन भी जमकर संग्राम हुआ। दरअसल आम आदमी पार्टी के 21 विधायक निलंबन के बाद सदन में मौजूद थे। कैग रिपोर्ट पर चर्चा से पहले विधानसभा में आम आदमी पार्टी के संजीव झा और बीजेपी विधायक कुलवंत राणा के बीच तीखी बहस हो गई। दिल्ली की जनता के पैसे के साथ घोटाला हुआ, वो नहीं बोलना भाई बीच में मिस्टर, वो नहीं, मैं बोल रहा हूँ, आप चुप रहेंगे, मैं बता रहा हूँ आपको, ऐसे हुआ नहीं चले, मत ऐसे नहीं चलेगी, चोरी खुलेगी, तुम्हारी चोरी खुल भी गई है। बाद में स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने दोनों पक्षों को शांत कराया। मामला यही नहीं रुका। आप विधायक कुलदीप कुमार कैग रिपोर्ट पर हो रही चर्चा के दौरान बार बार टोका टोकी कर रहे थे। इस वजह से कुलदीप कुमार को सदन से मार्शल ने बाहर निकाल दिया। बाद में स्पीकर ने कुलदीप कुमार को माफी मांगने के लिए कहा। मैं फिर चेतावनी दे रहा हूँ, आप सदन को ठीक से चलने दें। मैंने रूलिंग दे दी है और ये रूलिंग सदन से निलंबन अर्थात आपको सदन के परिसर का परित्याग करना होगा। आज केजरीवाल जी आपको यहाँ फंसा के न जाने कौन से बिल में घुस गए हैं। इस बीच सीएम रेखा गुप्ता ने कहा है कि 24 से 26 मार्च के बीच दिल्ली का बजट सत्र होगा, जिसमें विकसित दिल्ली का बजट पेश किया जाएगा। और एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। जर्मनी में आतंकी हमले की आशंका जताई गई है। जर्मनी के मैनहाइम इलाके में भीड़ में घुसी एक कार, पुलिस अब हमलावर की तलाश कर रही है। तो जर्मनी में आतंकी हमले की आशंका, इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर भीड़ में एक कार घुस गई
अब हमलावर की तलाश की जा रही है। पुलिस लगातार उस इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रही है। तो जर्मनी में ये एक आतंकी हमला हो सकता है। जर्मनी का मैनहाइम इलाका है, जहां पर एक भीड़ भाड़ वाले इलाके में कार घुसने की खबर है। एक आदमी की मौत हो गई है इस हमले में और एक जख्मी बताया जा रहा है। फिलहाल जो शुरुआती तौर पर जानकारी मिल रही है, इस वक्त की बड़ी खबर जर्मनी से। जर्मनी के मैनहाइम में एक भीड़ में कार घुसी, हमलावर को ढूंढने की पुलिस कोशिश कर रही है। फिलहाल एक आदमी की मौत इस हमले में हुई है, एक जख्मी भी बताया जा रहा है। अब ये किस तरीके का हमला था, कौन इसके पीछे है, हमलावर कौन था, ये फिलहाल तमाम सवाल हैं। लेकिन सबसे पहले उस हमलावर को ढूंढने की पुलिस कोशिश कर रही है, जिसे लेकर सर्च ऑपरेशन भी उस इलाके में चलाया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर जर्मनी से, जहां पर आतंकी हमले की आशंका। मैनहाइम इलाके में एक भीड़ भाड़ वाले इलाके में कार घुसती है, हमला होता है और एक आदमी की मौत हो जाती है उस हमले में। एक जख्मी भी बताया जा रहा है। फिलहाल जानकारी मिल रही है कि पुलिस उस पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रही है, क्योंकि हमलावर की तलाश है। और फिलहाल इसका भी इंतजार करना होगा कि क्या किस आतंकी संगठन से इसका जुड़ाव हो सकता है और कौन इसके पीछे है, ये सब फिलहाल सवाल। लेकिन हमारे साथ विशाल पांडे जुड़ गए हैं, उनके पास क्या जानकारी है, सीधे रुख करते हैं। विशाल, क्या है पूरी खबर आपके पास? देखिए शिरीन, जानकारी ये मिल रही है कि जर्मनी के जिस इलाके में काफी भीड़ भाड़ का इलाका था और एक काफी तेज रफ्तार कार ने कई लोगों को एक साथ कुचला है। हालांकि बात की सिर्फ आशंका जताई जा रही है कि ये आतंकी हमला हो सकता है, लेकिन इसकी अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई। लेकिन ये मैनहाइम इलाका है जर्मनी का, जहां काफी बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा थे और एक तेज रफ्तार कार ने लोगों को रौंद दिया। एक व्यक्ति की मौत हुई है, बड़ी संख्या में लोग घायल हुए हैं और इसे एक संभावित आतंकी हमले के तौर पर भी देखा जा रहा है। पुलिस और रेस्क्यू की टीम मौके पर मौजूद है, लेकिन और ज्यादा जानकारी का अभी इंतजार है। बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती मौके पर की गई है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि संभावित आतंकी हमला हो सकता है। उस लिहाज से जो पुलिस की टीम है वो मौके पर मौजूद है। नजर बनाकर रखिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए विशाल। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।